बिक्री वाली बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म की राजनीति है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी से ममता बनर्जी की पार्टी का शुरू से ही 36 का आंकड़ा है, कोई आज की नई बात नहीं है, इतिहास है ये तो इसलिए ये सब चल रहा है। लेकिन ये पर्सनल अटैक और फिर राहुल जी का उसका वीडियोग्राफी बनाकर, राहुल गांधी जी का स्टेटस ये है कि उनको वहाँ मना करना चाहिए था उनको कि ऐसा ना करिए, मीडिया सामने है, ये कोई प्राइवेट बैठक नहीं है, सारा मीडिया कवर कर रहा है हमको, वो उल्टे उसी को उसको वीडियो प्रोत्साहित करने लग गए। तो ये बहुत ही गलत बात है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी का भी मीडिया मैनेजमेंट बहुत ही निम्न स्तर का है कि केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो बहुत ही निचले स्तर की है, और उनको जितनी बार वो इतना प्रयास करेंगे कि मैं ना जाऊं उनके पास, ईडी के सामने सम्मिलित ना हूं या उनके समक्ष पेश ना हूं, उतना ही उनका हर बार उनका वोट बैंक 1 या 2% खिसक जाएगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति वो कर रहे हैं। उनको ईडी को फेस करना चाहिए और वहाँ से हीरो बन के आप जितने भी काले धब्बे हैं उसको हटा के हीरो बन के निकलना चाहिए। विपाशना पे जाने से जो ये उनके जो फर्म बिलीवर हैं कि केजरीवाल जी ने कोई भी गलत नहीं किया है, उनके मन में भी शंका उत्पन्न कर रहे हैं कि कोई भी पार्टी किसी की भी जीत या हार हो वो 2024 को हल्के में नहीं ले सकती। इसका असर थोड़ा बहुत बीजेपी के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये सोच के बैठ जाएं वो कि हम जीत ही जाएंगे, इन राज्यों में सारी लोकसभा की सीटें निकाल लेंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। क्योंकि वोटर बहुत जागरूक हो चुका है और उसको पता रहता है कि मुझे किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को विधानसभा में जिताना है और किसको लोकसभा में जिताना है। लड़कों ने, और एक लड़की भी है नीलम जिसने ये हंगामे करे हैं, उनको सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कोई आतंक का मुकदमा उन पे कोई बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। लेकिन उनको ऐसे भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नॉर्मल जो धाराएं हैं जिसमें कि वो सज़ा भी पाएँ और अपनी गलती पे रिमोर्स करें, उनको मतलब ये एहसास हो कि हमने गलती करी इसलिए हमें सज़ा हुआ है। पहली बार ऐसा होगा इंडियन हिस्ट्री में, सिर्फ एक बार 1978 में या 1979 में जगजीवन राम ने कोशिश करी थी कि दलित फेस सामने आए, और मोरारजी देसाई जी ने जब अपना रेजिग्नेशन दे दिया था तो जगजीवन राम जी के लिए कोशिश करी गई थी कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन फिर वो चरण सिंह जी पे चुप हो गए, जाके सुनी रुक गई। तो ये दूसरी बार हिस्ट्री में होगा कि एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार एक दलित सामने आएगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि दलितों की गोलबंदी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन क्योंकि पार्टी का सपोर्ट नहीं रहेगा उतना और भीतराघात बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए बहुत मुश्किल है उनको मोदी जी को चैलेंज करना। बट ये अच्छे कैंडिडेट रहेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश मिश्रा और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिसिस मुकुल गोयल जी। आज उनसे हम राजनीति के तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो इस समय तत्काल आपके सामने चल रहा है। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि 5 राज्यों के परिणाम आ गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? 2024 में क्या इसका असर होगा? पिछली बार भी आपसे मिश्रा जी बात जब हुई थी तो मैंने ये कहा था कि कोई भी पार्टी किसी की भी जीत या हार हो वो 2024 को हल्के में नहीं ले सकती। इसका असर थोड़ा बहुत बीजेपी के लिए पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये सोच के बैठ जाएं वो कि हम जीत ही जाएंगे, इन राज्यों में सारी लोकसभा की सीटें निकाल लेंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। क्योंकि वोटर बहुत जागरूक हो चुका है और उसको पता रहता है कि मुझे किस कैंडिडेट को, किस पार्टी को विधानसभा में जिताना है और किसको लोकसभा में जिताना है। 2018 में बीजेपी तीनों राज्यों से हार गई थी, लेकिन फिर भी राजस्थान में 25 और मध्य प्रदेश में 28 और छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छी, मतलब करीब करीब सारी सीट जीत के नंबर 1 बन गई थी। तो इसलिए अभी तो, लेकिन आज की बात यह है कि इस समय टेम्पो बीजेपी का बहुत हाई हुआ है, कार्यकर्ताओं में जोश हुआ है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी के फेवर में ये काफ़ी जाने वाला है। बीजेपी ने इस बार एक आमूलचूल परिवर्तन किया है, शिवराज को हटाया है, रमन सिंह को हटाया है, वसुंधरा राजे को हटाया है, यानी अटल युग के सारे मुख्यमंत्री जो थे उनको उन्होंने हटा दिया है। और एक तरह से मोदी ने अपने पसंदीदा या अपने लोगों को, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी से,
जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए, उनको सामने लाए हैं। कैसे देखते हैं तीनों मुख्यमंत्रियों को आप? देखिए, गिलास आधा भरा होता है तो कुछ लोग कहते हैं आधा गिलास खाली है, और कुछ लोग कहते हैं आधा गिलास भरा हुआ है। तो मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव वे में देखता हूँ। उसका कारण ये है कि अटल अडवाणी के ग्रुप जो समय के लीडर थे, उनकी भी उम्र हो चली है। दूसरी बात क्या है कि जैसे चौहान जी का मैं एग्जांपल लूँगा, उनकी वजह से चुनाव जीते हैं, ये पार्टी भी एक्नॉलेज करती है, करती होगी और करना चाहिए। लेकिन 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद बहुत मोनोटोनस हो जाता है चेहरा। तो इसलिए ये मेरे हिसाब से अटल और अडवाणी वाली बात तो थोड़ी बहुत मैं आपकी मानने लेता हूँ, लेकिन ये तो अवश्यंभावी था कि चेहरा बदला जाएगा और इन लोगों को, जैसे वसुंधरा राजे हैं या चौहान हैं या रमन सिंह जी हैं, किसी और काम में लगाया जाएगा। और बीजेपी की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट है कि नए नए चेहरों को, युवाओं को प्रोत्साहन देना, उनको मौका देना। एक बात। दूसरी बात, पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है, बल्कि 4 वर्षों में, एक जनरल कंप्लेन मीडिया की आप ही जैसे लोगों की रहती है कि जी बीजेपी में वही पुराने लोगों की छत्र छाया में पार्टी चल रही है। तो उसको काउंटर करने के लिए इस बार आरएसएस ने भी इंटरवेंशन किया है कि भाई ऐसे लोगों को लाएं जो कि कर्मठ कार्यकर्ता हो और जो कि छत्रप ना हो। छत्रप, जो राजनीतिक छत्रप होते हैं जगह जगह पॉकेट्स में, वो अपनी जेब में ऐसा समझते हैं कि मेरी जेब के अंदर सारे एमएलए हैं। तो उस चीज़ को काटने के लिए और एक ये संदेश देने के लिए कि जो सबसे आखिरी पंक्ति का कार्यकर्ता है, उस पे भी असीम संभावनाएं इस बीजेपी पार्टी के अंदर हैं। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये बहुत अच्छा चेंज हुआ है और ये सफल हो भी सकता है। एक तरह से अभी आपने देखा होगा हिमाचल में उन्होंने ठाकुर जो थे उनको रखा, उन्होंने रघुवर दास को रखा, झारखंड में ऐसे ही कई प्रयोग किया उन्होंने। तो जयराम ठाकुर हिमाचल में, तो कई लोगों का उन्होंने कई प्रयोग किए उन्होंने जो सफल नहीं रहा। तो क्या इस बार तीनों मुख्यमंत्री जो उन्होंने चुना है, क्या ये उनके दावे और वादे खरे उतरेंगे? नहीं, ये बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क है। हमने देखा उत्तरांचल में पहले उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बनाया, फिर तीरथ जी को बनाया, दोनों बिल्कुल फेल हो गए। इसके अलावा गुजरात में रूपानी जी को बदला गया और रघुवर दास जी को तो यदि समय से बदलते तो शायद जेएमएम का शासन ही नहीं आता। तो ये रिस्क तो है, लेकिन पार्टी बीजेपी इज़ नोन फॉर टेकिंग रिस्क। ये आज की बात नहीं है। बीजेपी ने हमेशा, जब पहले सबसे पहले राजस्थान में वसुंधरा राजे को अचानक लाई थी, तो ये बीजेपी की आज की कल्चर नहीं है। आपको पता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को उठा के वो शमशान घाट पे किसी की अंत्येष्टि में गए हुए थे और अटल जी का फ़ोन आता है कि आपको गुजरात का मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आके मुझसे बात करिए और तुरंत अहमदाबाद जाइए। तो ये बीजेपी में नया नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आया है। वो किसी को भी उठा के लाते हैं जिसमें असीम संभावनाएं देखते हैं और प्रयोग सफल भी होते हैं। अब बैठक हुई है इंडिया की कल की, खड़गे का नाम सामने आ रहा है कि मोदी के सामने खड़गे रहेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप? जितना चैलेंज मोदी जी को खड़गे दे पाएंगे, उतना चैलेंज ना ममता बनर्जी दे पाएंगी, ना अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे और ना नीतीश कुमार दे पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार ऐसा होगा इंडियन हिस्ट्री में, सिर्फ एक बार 1978 में या 1979 में जगजीवन राम ने कोशिश करी थी कि दलित फेस सामने आए, और मोरारजी देसाई जी ने जब अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, तो जगजीवन राम जी के लिए कोशिश करी गई थी कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन फिर वो चरण सिंह जी पे चुप हो गए, जाके सुनी रुक गई। तो ये दूसरी बार हिस्ट्री में होगा कि एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार एक दलित सामने आएगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि दलितों की गोलबंदी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन क्योंकि पार्टी का सपोर्ट नहीं रहेगा उतना और भीतराघात बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए बहुत मुश्किल है उनको मोदी जी को चैलेंज करना। बट ये अच्छे कैंडिडेट रहेंगे। अभी आपने देखा होगा पार्लियामेंट में हमला हुआ है, 4-5 लड़के जिन्होंने ये नादान कोशिश किया, जाने की कोशिश हुई, एक साजिश मान सकते हैं इसको। उसके बाद हंगामा हो रहा है और फिर उपराष्ट्रपति जो है उनकी मिमिक्री की जा रही है टीएमसी सांसद द्वारा, इस पर हंगामा हो रहा है। क्या कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक वो लड़कों ने और एक लड़की भी है नीलम जिसने ये हंगामे करे हैं, उनको सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई आतंक का मुकदमा उन पे कोई बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होना चाहिए।
मैं ये मानता हूँ, लेकिन उनको ऐसे भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नॉर्मल जो धाराएं हैं जिसमें कि वो सज़ा भी पाएं और अपनी गलती पे रिमोर्स करें, उनको मतलब ये एहसास हो कि हमने गलती करी इसलिए हमें सज़ा हुई है, उतनी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए, उसके वो हकदार भी हैं। और जहाँ तक मिमिक्री वाली बात है, ये तो बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म की राजनीति है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जी से ममता बनर्जी की पार्टी का शुरू से ही 36 का आंकड़ा है, कोई आज की नई बात नहीं है, इतिहास है ये तो इसलिए ये सब चल रहा है। लेकिन ये पर्सनल अटैक और फिर राहुल जी का उसका वीडियोग्राफी बनाकर, राहुल गांधी जी का स्टेटस ये है कि उनको वहाँ मना करना चाहिए था उनको कि ऐसा ना करिए, मीडिया सामने है, ये कोई प्राइवेट बैठक नहीं है, सारा मीडिया कवर कर रहा है हमको। वो उल्टे उसी को उसको वीडियो प्रोत्साहित करने लग गए, तो ये बहुत ही गलत बात है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी का भी मीडिया मैनेजमेंट बहुत ही निम्न स्तर का है। अब जो है ईडी ने केजरीवाल को सम्मन भेजा है और केजरीवाल विपसना में चले गए हैं, गुफा में चले गए हैं, यानी गिरफ्तारी के डर से गुफा में छिपने की कोशिश हो रही है क्या? मैं आपको पहले भी बता चुका